सशस्त्र क्रांति छत्तीसगढ़ में हुई। जैसा कि मैंने पहले ही चर्चा की थी कि छत्तीसगढ़ में भी ये दोनों ही धाराएं आंदोलन की चली, अहिंसक आंदोलन भी और सशस्त्र क्रांति का भी आंदोलन भी। इसकी शुरुआत मानी जाती है 1909 से 1910 में। गुंडा ध्रुव एक आदिवासी नेता थे, इन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया था। इसी तरह से बहुत सारे जमींदारों ने भी अंग्रेजों का विरोध किया था और सशस्त्र क्रांति के माध्यम शस्त्रों के माध्यम से विरोध कर रहे थे। बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी 1856-57 में। 1856 में सोना खान एक यहाँ पर जमींदारी थी, यहाँ पर भीषण अकाल पड़ा था। वहाँ के जमींदार थे वीर नारायण सिंह। उन्होंने इस अकाल से बचने के लिए एक महासमुंद में एक कसडोल में एक साहूकार था। इस साहूकार ने बहुत अधिक अनाज इकट्ठा कर लिया था, कालाबाजारी किया था। तो इससे वीर नारायण सिंह ने इस अनाज को अपनी प्रजा में बंटवा दिया। साहूकार की शिकायत पर अंग्रेज सरकार ने वीर नारायण सिंह के विरुद्ध लूटपाट और डकैती का आरोप लगाया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 1957 में तीसरी पैदल सेना के सैनिकों ने भी विरोध किया था अंग्रेज सरकार का। उनकी सहायता से वो जेल से भागने में सफल हुए, परंतु कुछ ही दिनों में पुनः गिरफ्तार कर लिए गए। उन्होंने 500 सैनिकों को इकट्ठा कर लिया था। 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक में वीर नारायण सिंह को सार्वजनिक तौर पर फांसी दे दी गई और तब से वहां पर जय स्तंभ चौक ये नाम पड़ा है और सार्वजनिक तौर से इन्हें फांसी दी गई और ये प्रथम छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद के रूप में जाने जाते हैं। इनके नाम पर पुरस्कार भी छत्तीसगढ़ सरकार देती है। सन 1857 में ही कुछ जमींदारों ने और तीसरी पैदल सेना के सैनिकों ने विरोध किया था। इसी तरह से गोंड राजाओं ने भी विरोध किया था। शंकर राय और उनके पुत्र को तोप से उड़ा दिया गया था अंग्रेज सरकार के द्वारा विरोध करने पर। इस तरह से सशस्त्र क्रांति के को दबाने के लिए भी अंग्रेज सरकार उबले होते जा रहे थे। अक्टूबर 1857 में संबलपुर के तुरंत साय हजारीबाग जेल से भागने में सफल हुए और वे रायपुर में रहकर उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठानी शुरू की। बस्तर में भी उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया, परंतु 24 जनवरी 1864 को अपने साथियों और अपने परिवारजनों के द्वारा वे अंग्रेज सरकार के अत्याचार से त्रस्त होकर मारे गए। यह भी एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व था छत्तीसगढ़ में सशस्त्र क्रांति का। 18 जनवरी 1858 को तीसरी टुकड़ी के मैगजीन लश्कर हनुमान सिंह ने सार्जेंट मेजर सिडवेल की हत्या कर दी। 22 जनवरी 1858 को उन्हें भी सार्वजनिक तौर से फांसी दे दी गई। 17 और लोगों को फांसी दी गई, जिसमें गाजी खां, अब्दुल हयात, शिवनारायण, पन्नालाल आदि भी प्रमुख रूप से थे। एक बहुत बड़ी संख्या में इस समय अंग्रेज सरकारों ने सशस्त्र क्रांति के क्रांतिवीरों के विरुद्ध यह कदम उठाया था। फिर पत्र बम योजना, ये एक महत्वपूर्ण घटना है छत्तीसगढ़ के सशस्त्र क्रांति में। रामनारायण हरसुल ने यह तय किया था कि अंग्रेजों की चापलूसी करने वालों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाए, तो उन्होंने 2 स्याही सोप के बीच में फास्फोरस लगाकर पत्र बनाया था और यह पत्र कुछ लोगों को भेजा था। इस पत्र से बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, परंतु कुछ लोगों के मुंह जल गए थे और इसकी चर्चा समाचार पत्रों पर बहुत अधिक थी। परंतु वो पकड़े गए और अंग्रेज सरकार ने उन्हें 1 वर्ष का कठोर कारावास की सजा दी थी। 6 अप्रैल से 12 अप्रैल 1932 तक यहाँ बलिदान सप्ताह दिवस मनाया गया। इसी तरह से 5 अप्रैल 1932 को रायपुर में बंदी दिवस मनाया गया और इस अंग्रेज सरकार का विरोध करने के कारण ब्रह्मदेव दुबे गिरफ्तार किए गए। मार्च 1932 में रायपुर में वानर सेना बनाई गई छोटे छोटे बच्चों के द्वारा और वो पोस्टर चिपकाने का काम करते थे। अंग्रेज उन पर भी अत्याचार करते थे और अंग्रेजों के अत्याचार से एक 14 वर्षीय बालक बलीराम आजाद शहीद हो गया और उनके नाम से ही रायपुर में आजाद चौक बना हुआ है। इस तरह से एक महत्वपूर्ण घटना थी रायपुर षड्यंत्र केस।
जो कि सशस्त्र क्रांति की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसमें रायपुर के अवधिया पारा के परसराम सोनी ने गिरीलाल सोनार से रिवाल्वर और पिस्तौल चलाने का और बनाने का प्रशिक्षण लिया था और वो हथियार इकट्ठा करना चाहते थे। हथियार इकट्ठा करने के लिए उन्होंने रावण भाटा में जगह बनाई थी, परंतु असावधानीवश बम विस्फोट हो गया। इसकी सूचना अंग्रेजों को मिली। अंग्रेजों ने परसराम सोनी और उनके साथी गिरिलाल लोहार और साथ ही साथ रणवीर सिंह शास्त्री, क्रांति कुमार भारती, दशरथ लाल दुबे, कुंज बिहारी, इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। परसराम सोनी और गिरिलाल लोहार को 7 वर्ष की कठोर कारावास दिया गया और बाकी लोगों को भी 1-1 वर्ष की सजा दी गई। 1944 में ही फोन कनेक्शन काटने और लेटर बॉक्स उड़ाने के आरोप में ईश्वरी चरण शुक्ला गिरफ्तार किए गए। इस तरह से ये घटनाएं भी छत्तीसगढ़ में होती रही। सन 1946 में भगत सिंह के अनन्य मित्र जयदेव कपूर छत्तीसगढ़ आए। एक सभा को उन्होंने संबोधित किया। इस सभा में आम जनता ने परसराम सोनी को छोड़ने के लिए आग्रह किया और उनके आग्रह पर 26 जून 1946 को परसराम सोनी और गिरिलाल लोहार को रिहा कर दिया गया। सन 1944 में रायपुर डायनामाइट कांड हुआ। यह भी एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसमें बिलख नारायण अग्रवाल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये जबलपुर से आए थे और अपने रायपुर के साथियों को लेकर, जिनमें कि ईश्वरी प्रसाद शुक्ल, नागरदास, जयनारायण पांडे उल्लेखनीय थे। इन लोगों के साथ मिलकर उन्होंने एक योजना बनाई थी कि जेल के दीवार के पास डायनामाइट लगाया जाए। जेल की दीवार टूट जाएगी और वहां से राजबंदियों को रिहा करा लिया जाएगा। परंतु डायनामाइट लगाने के बाद भी नुकसान नहीं हुआ। दीवार पे थोड़ी सी क्षति हुई, परंतु अंग्रेजों को यह पता चल गया और अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर लिया, परंतु इनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हो पाया और ये छूट गए, इन्हें जेल नहीं हुआ। तो ये इस तरह से ये महत्वपूर्ण घटनाएं थी छत्तीसगढ़ में सशस्त्र क्रांति की। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि और भी घटनाएं हुई होंगी, परंतु ये घटनाएं प्रकाश में नहीं आई या इतिहासकार इकट्ठा नहीं कर पाए हैं, और परंतु फिर भी ये सब महत्वपूर्ण घटनाएं थी जिन्होंने छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो इन सभी घटनाओं से स्पष्ट पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में दोनों ही धाराएं, अहिंसक आंदोलन और सशस्त्र क्रांति, इन दोनों ही धाराओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान था। इसमें बहुत ही कम नाम का उल्लेख किया जा चुका है, परंतु बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिन्होंने अपना जीवन बलिदान किया, परंतु वो प्रकाश में नहीं आ पाए। क्षेत्रीय अस्मिता के लेखक प्रोफेसर हीरालाल शुक्ल ने भी इस बात को स्वीकार किया। सीधे तौर पर राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में नहीं, परंतु उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि किसी भी क्षेत्र का इतिहास वाचिक परंपरा से भी होता है और लिखित परंपरा से भी होता है। तो वाचिक परंपरा के कारण बहुत सारी घटनाएं छूट जाती हैं और प्रकाश में नहीं आ पाती हैं। तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारी घटनाएं अवश्य हुई होंगी, परंतु वह लोगों के सामने नहीं आ पाई हैं। परंतु फिर भी छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इस योगदान को भारत का इतिहास कभी भी भुला नहीं पाएगा। तो ये थी छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की क्या क्या घटनाएं थी और उनका योगदान क्या था। अभी मैंने आप लोगों के सामने राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में राष्ट्रीय पृष्ठभूमि और छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में विस्तृत चर्चा की। इसके अध्ययन के लिए आप डॉक्टर रमेंद्र नाथ मिश्र, डॉक्टर अशोक शर्मा की पुस्तकों का उनके राजनीतिक इतिहास से संबंधित पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान में भी छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में वर्णन किया गया है, उसका आप अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई भी दुविधा की स्थिति होती है तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं फोन के द्वारा। व्हाट्सएप में अपने प्रश्न लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं, मैं इसका समाधान करने की कोशिश करूंगी। मेरा फ़ोन नंबर है 9425223957। धन्यवाद।